अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शानज़े है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब जैसे एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, किसी चीज़ का बनना होता है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होना। तो इन दोनों को मिलाकर हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं और ये सेल्स के अंदर होती है। और ये बिना लाइफ जो हमारी होती है वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। दिस इन टर्न इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कैटालाइटिक मालिक्यूल कॉल्ड द एंजाइम। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिपेंड करती है कैटालाइटिक मालिक्यूल पर, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। विदाउट एंजाइम द डायनेमिक स्टेडी स्टेट ऑफ द सेल वुड सीज टू एग्जिस्ट। बिना एंजाइम के कोई भी लाइफ नहीं होती है, या किसी भी सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं वो सब स्टॉप हो जाते हैं। लाइफ इज़ अ मैश वर्क इन्वॉल्विंग अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिलेशंस. Some of these reactions result in synthesizing large molecule, other in cleaving large molecule, and still other either utilize energy or liberate energy. इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ चीज़ें बनाते हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं और कुछ चीज़ें टूट जाती हैं। कुछ चीज़ों के बनने में एनर्जी यूज़ हो जाती है और कुछ चीज़ों के टूटने में एनर्जी यूज़ हो लिबरेट हो जाती है, निकल जाती है। ऑल दिस रिएक्शन वुड अकर वेरी स्लोली एट लोअर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब जो भी ये प्रोसेस होते हैं वो लो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बहुत स्लो होते हैं। द कंडीशन अंडर विच लिविंग सेल्स कैरी ऑन देयर लाइफ प्रोसेसेस। और जिस कंडीशन के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ के प्रोसेस करने होते हैं इन द लिविंग सिस्टम, दीज रिएक्शन प्रोसीड एट एक्सट्रीमली हाई रेट्स। जो भी लिविंग सिस्टम होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अंदर लाइफ होती है ना, वो बहुत हाई रेट्स पर होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं हाई रेट्स पर होते हैं। वो होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस या बायोकैटालिस्ट, जिसे हम एंजाइम बोलते हैं, विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग सेल, जो सेल के अंदर ही बनते हैं। द बायोकैटालाइज्ड आर कॉल्ड एंजाइम। बायोकैटालिस्ट को हम एंजाइम भी बोलते हैं। एंजाइम ग्रीक वर्ड है, इनसाइड जाइमिन यीस्ट। The term enzyme was coined by Friedrich Wilhelm Kuhne in 1878. जो एंजाइम का टर्म था, एंजाइम को इसका नेम एंजाइम दिया गया था फ्रेडरिक विलियम क्यूने ने 1878 के अंदर। एंजाइम को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और कैपेबल होता है कैटालाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कुछ सालों बाद ये समझा जाता था कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं, बट 1980 के अंदर थॉमस एच और सिडनी अल्टमैन, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किए कुछ मॉलिक्यूल ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड के जो एंजाइम की तरह ही फंक्शन करते थे। दिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड राइबोजाइम्स, और इन्हें हमने राइबोजाइम्स बोल दिया। ये कैटालाइज रिएक्शन which catalyze reaction involved in processing genetic information to be used by a cell, but generally enzyme are proteinaceous in nature होते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये एंजाइम होते हैं ना, ये जो भी हमारे अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, उसके अंदर हेल्प करते हैं ये एंजाइम। पर जितने भी ज़्यादातर एंजाइम है ना वो प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। ये कुछ एंजाइम की इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बता रखी हैं, खुसूसियात बता रखी हैं। एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, मतलब जो सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो उसको सिंथेसाइज करता है सेल के अंदर। ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, बहुत मॉलिक्यूल इनका वेट होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं प्रोटीन के पार्ट, जैसे अमाइलेज हो गया या पेप्सिन हो गया, या फिर इनके पास होता है एक नॉन प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एंजाइम एक्ट करते हैं इस सेल के अंदर, जो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हों और सेल के अंदर ही वर्क करें, उन्हें हम एंडो एंजाइम बोलते हैं। और जो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हों पर वर्क ये किसी और सेल में जाकर करें, उन्हें हम एक्सो एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं अपनी नेचर के अंदर और फंक्शन के अंदर। एंजाइम का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है इनके सबस्ट्रेट्स के मुकाबले में। They have particular sites to react with substrate. These sites are called active site. एंजाइम के अंदर एक मखसूस साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच्ड होता है और रिएक्शन होता है, जिसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं।
एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है बाय सर्टेन आइंस, कुछ आइंस की वजह से, सॉल्ट्स की वजह से, जिसे हम एक्टिवेटर्स कहते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ईटीसी। इनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इनहेबिट हो जाती है कुछ फैक्टर्स की वजह से, जिन्हें हम इनहेबिटर्स बोलते हैं, जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गई, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गई, एंजाइम कंसंट्रेशन हो गई, पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ईटीसी। ये सेंसिटिव होते हैं, ये स्पेसिफिक पीएच के अंदर ही वर्क करते हैं। टेम्परेचर ऊपर नीचे हो तब भी फिर भी ये वर्क करते हैं, पर जब अगर इनके पीएच चेंज हो जाती है तो ये वर्क करना छोड़ देते हैं। दे रिमेन केमिकली अनचेंज्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, हम इंजाइम जैसा डालते हैं हमें इंजाइम वैसा ही मिलता है, बट वो केमिकली चेंज नहीं होता, बट वो फिजिकली चेंज हो जाता है। अगर जैसे हमने एक इंजाइम हमने कोई पीसीस के अंदर डाला है किसी रिएक्शन के अंदर, बट जब हम आफ्टर रिएक्शन हम उसे देखते हैं तो वो पीसीस की जगह वो पाउडर बन जाता है। इंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इंजाइम 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ होता है। हर इंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है स्पेशल सब्सटेंस के साथ। उस स्पेशल सब्सटेंस को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। एक्टिव साइट क्या होती है? ईच enzyme has a special charged place to feed the substrate called active site, which is complementary is shape to the shape of substrate। हर इंजाइम की एक मखसूस साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और रिएक्शन होता है, उसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं। वो एक चार्ज होती है और वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट के शेप के जैसे। मतलब जिस तरह का अगर सबस्ट्रेट होगा ना, इंजाइम का ही शेप उसी तरह का होगा, उसकी एक्टिव साइट का शेप उसी तरह का होगा। द चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय सम अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना, वो कुछ अमाइनो एसिड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, जो बनाते हैं इसकी एक्टिव साइट को, चार्ज और शेप देते हैं इसकी एक्टिव साइट को। अमाइनो एसिड विच फ्रॉम एक्टिव साइट come close to arrange in a specific way to coil and fold within a globular symmetry। एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट के अंदर भी पूरा एंजाइम होता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो भी प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन के यूनिट्स अमाइनो एसिड होते हैं। तो अमाइनो एसिड इस तरह से स्पेसिफिक वे में आके अरेंज होते हैं, तो वो कॉइल करते हैं, फोल्ड करते हैं और एक ग्लोबुलर सिमेट्री बनाते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज़ 2 रीजन्स, 2 रीजन्स होते हैं। एक बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालाइटिक साइट होती है। बाइंडिंग साइट क्या होती है? ये वो रीजन होता है एक्टिव साइट का जहाँ पर अमाइनो एसिड ना टेम्प्रेरी बॉन्ड बनाते हैं विथ सबस्ट्रेट। मतलब जो सबस्ट्रेट है वो आके अटैच होता है, कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी अटैच्ड होता है, टेम्प्रेरी बॉन्ड बनता है। जबकि जो दूसरे कुछ अमाइनो एसिड होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैटालाइटिक एक्टिविटी करवाएं एंजाइम की, इसलिए हम उसे कैटालाइटिक साइट कहते हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम कम्प्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और कुछ एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों के बने हुए होते हैं। दीज एंजाइम आर कॉल्ड कंजुगेटेड एंजाइम। जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट्स के बने होते हैं उन्हें हम कंजुगेटेड एंजाइम बोलते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसे हम कोफैक्टर बोलते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट एंड परफॉर्म कैटालाइटिक एक्टिविटी। कोफैक्टर की ही वजह से एक्टिव साइट सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होता है और कैटालाइटिक एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करता है। कोफैक्टर 2 तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या होता है? ये मेटालिक आयंस होते हैं, जैसे और ये डिटेचेबल होते हैं, ये मतलब लगते हैं और हट जाते हैं। ये सिर्फ उसी ही वक्त बाइंड करते हैं, उसी वक्त ही अटैच होते हैं जब वो सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, जब रिएक्शन अगर हो रहा होता है। जो अदर कोफैक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कोएंजाइम हो गया और प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। कोएंजाइम आर द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन होते हैं, जैसे निकोटीन हो गया, फ्लेविन हो गया, एनएडी हो गया, एफएडी हो गया। ये कोएंजाइम्स होते हैं, ये बिहेव करते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह, जैसे अटैच्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ द सबस्ट्रेट बाइंडिंग एट डिएचेबल। ये सिर्फ उस वक्त ही अटैच्ड होते हैं जब रिएक्शन अगर हो रहा है, जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच्ड हो रहा होता है।
जबकि अदर जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो कोवेलेंटली बॉन्ड करता है, मतलब एक टाइट बॉन्ड बनाता है, परमानेंट पार्ट बन जाता है एंजाइम का, और ये फिर वो डी अटैच नहीं होता, हटता नहीं है फिर वहाँ से। जैसे मैग्नीशियम कंटेनिंग प्रोफाइलिंग ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जो हमारा मॉलिक्यूल होता है ना उसके अंदर मैग्नीशियम सेंटर पे होता है, तो वो जो उसके साइड पे रिंग होती है वो पोरफायरिंग रिंग होती है, तो वो भी एक डी अटैचेबल होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, वो डी अटैच नहीं होता दोबारा। जो कंजुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर कॉल्ड एपो एंजाइम, बिना कोफैक्टर के जो भी वो कंजुगेटेड एंजाइम होता है जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों का बना हुआ होता है वो एपो एंजाइम कहलाता है। इट डज नॉट वर्क सेपरेटली, यह अलग से वर्क कर ही नहीं सकता। इन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कलेक्टिवली कॉल्ड होलो एंजाइम। होलो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो एक्टिव होता है, अपना वर्क कर रहा होता है, उस वो कोफैक्टर के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन भी होती है और कोफैक्टर भी होता है, तब ये इसके साथ अटैच होता है। पेप्सिन इज एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सोजिन। पेप्सिन हमारे पास एक एंजाइम होता है जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिन को पेप्सोजिन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पेप्सोजिन इन एक्टिव फॉर्म। जब ये एक्टिव हो पेप्सोजिन होता है ना ये इनएक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिव साइड है ना उसके ऊपर वो ब्लॉक हुई भी होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से। जब जैसे ही पेप्सोजिन HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना ये रिमूव हो जाती हैं और ये फिर पेप्सोजिन है ये एक्टिव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन।